हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट का सिलेबस। यूपी टेट का प्राइमरी लेवल का आपका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे 1 to 5 का। आप लोगों की कई लोगों के कमेंट थे कि यूपी टेट का सिलेबस डिस्कस किया जाए और उसी को बेस बनाकर फिर हम तैयारी भी करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि 31 जनवरी को आप सभी का सी टेट का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनका भी अच्छा हो, बाकी के और भी जो भी लोग हैं सभी का पेपर अच्छा हो जिन्होंने मेहनत की है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की है उनका 100% क्लियर होगा, ये श्योर है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूपी टेट का सिलेबस और उसी को बेस बनाकर हम तैयारी भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं इसका पैटर्न कैसा होगा। तो आपका एक सेकंड, इसका पैटर्न होगा 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी होगी, 30 मार्क्स का आपका मैथ होगा और 30 मार्क्स की होगी ईवीएस। ये 3 पोर्शन रह गए आपके 30 मार्क्स के। और फिर 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और 30 मार्क्स की ही लैंग्वेज सेकंड, यानी कि टोटल आपका अगर टोटल देखा जाए तो 150 नंबर का आपका ये पेपर होगा। कई लोगों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। तो चलिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या रहेगा आपका? सिलेबस अगर मैं बाल विकास की बात करूँ, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको देख लीजिए। बाल विकास के अंतर्गत आपको बाल विकास का अर्थ पढ़ना है, आवश्यकता व क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी कि जो विकास है वो आपका कंप्लीट आपको पढ़ना है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, अभिव्यक्ति बच्चा कैसे करता है, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास कैसे करना है, सृजनशीलता, इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारा डेटा इससे रिलेटेड मैंने चैनल पर डाल भी रखा है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी का हम टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी अच्छे से करेंगे, जिससे कि यूपी टेट में हमारा टारगेट रहे 150 में से 130 प्लस नंबर का टारगेट हम यूपी टेट को लेकर चलेंगे। क्योंकि इसमें कंटेंट आता है, सी टेट की तरह नहीं है कि पेडागोजी आएगी, इसमें कंटेंट बेस्ड होगा। जितने भी हम बेहतर तैयारी कर लेंगे उतने ही हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। और सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, सीखने के अर्थ और सिद्धांत के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? अधिगम का अर्थ पढ़ना है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के नियम पढ़ने हैं और उसके मुख्य और उसके गौण नियम भी आपको पढ़ने हैं। अधिगम का महत्व भी पढ़ना है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता और थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलव, ये सभी इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक हुआ, पावलव हुआ, आपका स्किनर हुआ, कोहलर, कोफ्ता, वर्दीमर, ये सारे, प्याजे, वाइगोत्स्की, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और इस बार आपने एनालाइज भी किया होगा सीटेट में मैंने एनालाइज किया है कि एग्जामिनर जो है एग्जाम बनाने वाला वो आपको जीन प्याजे और वाइगोत्स्की को बहुत ज़्यादा टारगेट किया हुआ है। जीन प्याजे और वाइगोत्स्की से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर से भी आया था, एक क्वेश्चन कोहलबर्ग से भी आया था, लेकिन वाइगोत्स्की और जीन प्याजे से 2-2, 3-3 क्वेश्चन फंसे थे इस बार पेपर में। तो इन दोनों को भी बहुत बेहतर तरीके से हम डिस्कस करेंगे। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अच्छे तरीके से अब फिर से डिस्कस करेंगे। फिर इसमें शिक्षण एवं शिक्षण विधाओं के अंतर्गत शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने हैं, सूत्र पढ़ने हैं, शिक्षण की विधियां पढ़नी हैं, नवीन विधियां पढ़नी हैं, नवीन विधाएं क्या हैं, अलग अलग उपागम, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये आपको 30 मार्क्स सीडीपी के अंतर्गत पढ़ना है। या इसको आप चाइल्ड साइकोलॉजी कहें या मनोविज्ञान कहें, जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं। इसके अंतर्गत ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर समावेशी शिक्षा तथा निर्देशन, इसी के अकॉर्डिंग है ये। समावेशी शिक्षा से 1-2 क्वेश्चन आते हैं और निर्देशन और परामर्श, ये आप देख लेना, पीडीएफ फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अधिगम और अध्यापन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें यहाँ से, ये पेडागोजी टाइप का होता है। अगर क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि 5 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, जैसे अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से, निजी और पर्यावरणीय कारक, बोध, संवेदना, प्रेरणा, अधिगम। बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बैठकर इनको पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करेंगे हिंदी की। हिंदी के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है? अपठित अनुच्छेद पढ़ने हैं, सभी को पता होगा अनुच्छेद आते हैं एग्जाम में। हिंदी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पढ़ने हैं, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य की रचना, ये ऑथेंटिक आपका सिलेबस है जो कि आपको आयोग के द्वारा दिया गया है। ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ये सभी आपको पढ़नी ही हैं, ध्यान रखना। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से ये जो आपके सा बा डा इन सभी की ध्वनियों के बारे में आपको पता करना है। इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे
कोई घबराने वाली बात है नहीं यहाँ पर। आगे है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ वर्णों अनुसार अनुनासिक तथा चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों तथा अल्प विराम चिन्ह जैसे कि अल्प विराम है, अर्धविराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग, इन सभी को यानी विराम चिन्ह हमें पढ़ने हैं। और क्या क्या पढ़ना है हमें, विलोम शब्द पढ़ने हैं, समानार्थी पढ़ने हैं, तुकांत अतुकांत पढ़ने हैं, समान ध्वनियों वाले शब्द पढ़ने हैं, संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़ने हैं, विशेषण पढ़ने हैं, क्रिया विशेषण, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान, उनमें अंतर करना, लोकोक्ति, मुहावरे, संधि, वाच्य, समास, अलंकार के भेद, कवि और लेखक और उनकी रचनाएं, ये सभी पढ़नी हैं। उसके बाद में भाषा विकास का अध्यापन कैसे होता है, इसमें पढ़ना है आपको अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत यानी पेडागोजी इशूज पढ़ने हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसके बाद में आपको अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को चूज़ किया है तो आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, वही अनुच्छेद की तरह अनसीन पैसेज पढ़नी है, सेंटेंस पढ़ने हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ने हैं, आर्टिकल पढ़ने हैं, पंचुएशन, वर्ड फॉर्मेशन और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर। उसके बाद में हम बात करेंगे भाषा द्वितीय में किसी ने उर्दू लिया हो सेकंड लैंग्वेज के रूप में तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। इसके अलावा संस्कृत की बात कर लेते हैं, जिन लोगों ने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत को लिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत को लेते हैं ना, अगर वो संस्कृत को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, संस्कृत को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं उनकी आधी हिंदी सॉल्व हो जाती है। ये समझिए अगर आपने संस्कृत को 100% पढ़ लिया तो आपकी हिंदी 50% रेडी हो चुकी है। लेकिन ऐसा ना सोच लेना कि आप अगर हिंदी को पढ़ लें और आपकी संस्कृत रेडी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत एक बृहद रूप है और सभी भाषाओं के इसको जननी मानते हैं संस्कृत को। तो आप अगर संस्कृत को बेहतर पढ़ लेते हैं तो आपकी हिंदी आदि सॉल्व हो जाएगी। इसलिए संस्कृत बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है अगर इसका कंटेंट बेस्ड आए। बाकी का सीटेट में तो संस्कृत ने सबके छक्के ही छोड़ा दिए। सीटेट की संस्कृत जो पैराग्राफ थे वो काफ़ी हद तक अच्छे खासे लेवल के थे, तो उसमें थोड़ा सा यूपी टेट में कंटेंट आता है और कंटेंट पढ़ने की चीज़ है, उसको आप इजीली कर सकते हैं। एक आएगा अपठित अनुच्छेद आपका, फिर उसके बाद संज्ञाएं हैं अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, एकारांत स्त्रीलिंग, ये सभी आपकी संज्ञाएं आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नाम, संस्कृत से परिचय, इनके नामों का संस्कृत से परिचय कराना है। और इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा कि आप जो डेली बोलते हैं ना, अपनी डेली की जो दिनचर्या में बोल चाल की जो भाषा है उसमें थोड़ा थोड़ा आप संस्कृत को इंक्लूड करें। जैसे घर परिवार में जो भी शब्दों का आप यूज़ करते हैं उनको संस्कृत में बोलने का प्रयास करें एक दूसरे से। जो हाउस वाइफ हैं वो अपने हस्बैंड के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि और लोगों के साथ में बोलने में हेजिटेशन हो। और जो लोग अनमैरिड हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में सब लोगों के सामने बोलते हैं तो वो हमारी हंसी करने लगते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपको ज़रूर समझेंगे, वो भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी। कई बार हम भी ऐसे ही करते थे अपने टाइम पर, जब हम डीएलएड कर रहे थे तो उस टाइम हम अपनी क्लास में संस्कृत के कुछ शब्दों का यूज़ कर लेते थे जो नॉर्मली कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ना आप डेली के परिवेश में उसको अगर जोड़ कर पढ़ेंगे ना, मतलब लैंग्वेज कोई भी हो टफ नहीं होती, अगर आप उसको अपने जीवन में जोड़ लें, धारण कर लें और प्रेम से किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई और काम। जिस तरीके से आप पढ़ाई से लगाव अगर रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा स्कोर और आपकी तैयारी भी बेहतर रहेगी। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देख लीजिए। सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया, शरीर के प्रमुख अंगों के नाम संस्कृत में याद रखने हैं, अव्यय पढ़ने हैं, संधि, संख्याएं, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजन, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय, वाच्य, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। वही सेम चीज़ें हैं जो हिंदी में हैं, वही स्वर और विसर्ग, संधि या उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो वो आपको हिंदी में हेल्प करते हैं। फिर भाषा अध्यापन, भाषा विकास का अध्यापन में क्या पढ़ना, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, वही चीज़ें जो हिंदी में पढ़नी है वही यहाँ पर पढ़नी है आपको। और इसमें जो है पेडागोजी इश्यूज़ नहीं आते तो आपको हेल्प रहेगी यहाँ पर संस्कृत लेने में। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप
यूपी टेट में संस्कृत को ही चूज़ करें। भले ही सी टेट में आप इंग्लिश ले सकते हैं, लेकिन यूपी टेट में संस्कृत आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग, दशमलव जोड़ घटाव गुणा भाग, एक एक नियम पढ़ना है, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन रुपया पैसा, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, धारिता, आयतन, घन घनाभ, क्षेत्रफल, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी की 6 to 8 की बुक पढ़ लेते हैं या कोई भी 8th लेवल तक की बुक्स अगर आप अच्छे से मैथ की कर लेंगे तो आपकी मैथ कवर वहाँ से हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं, ये गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों का अर्थ निकालना और अधिगम की कार्य नीतियाँ जो हैं उनको समझना। ये सारी जो अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं ना, अगर आप सीटेट देकर आए हैं तो इनको आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। आपने अभी अभी इन चीज़ों को पढ़ा है पेडागोजी के लिए तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बाकी का और हम डिस्कस कर लेंगे। आगे है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदी, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, हमारा प्रदेश पढ़ना है, अपने प्रदेश के बारे में, नदियां हैं, पर्वत, पठार, वन हैं, संविधान पढ़ना है और शासन व्यवस्था, इसमें क्या क्या पढ़ना है, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व, इसकी उपयोगिता के बारे में पेडागोजिकल इश्यूज दिए हैं। अध्यापन एवं अध्यापन संबंधी मुद्दे, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन और इसके बाद है पर्यावरणीय, इसके बाद है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा, प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण और क्रियाकलाप। तो इन चीज़ों का आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने डिस्कस किया था यहाँ पर यूपी टेट का सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी भी शुरू करेंगे। बेहतर तरीके से चैनल पे तैयारी करेंगे और सीटेट के बाद में आप लोग शांति से बैठे नहीं घर पे आराम से कि सीटेट हो गया, मज़े हो गए, बस आप अपनी तैयारी में लग जाएं। जो यूपी टेट देना चाहता है वो यूपी टेट की तैयारी करे, जो रीट देना चाहता है वो रीट की तैयारी करे, और इसके बाद में सुपर टेट आपका होगा जब भर्तियां आएंगी तो उसकी भी हम तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।